फ्रेंड, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में ये क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म इंडिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। ये यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो ये कहा जाए आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, अर्थात एक से अधिक बार आप देख सकते हैं, यह सुविधा मिलती है। किंतु यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरी पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। चमराल पटेल हो, रोमन सैनो हो, आयुष सांघवी हो, ऐसे ऐसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, इस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। हिस्ट्री, ऑप्शनल, एनवायरमेंट, प्रैक्टिस स्टडीज, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हैं इस पे। इस पर दो तरह के कोर्स है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर आइकॉनिक कोर्स भी उपलब्ध है। आइकॉनिक कोर्स, सोचो आप, आइकॉनिक कोर्स की फीस ज्यादा है क्योंकि पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है जो प्लस में नहीं मिलती है। पर फीस जो भी हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां भी यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलो बात करते हैं, मैंने क्या कहा, हम लोग पुनः लौटते हैं अपने क्लास में। मैंने कहा बैंक उधार देता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था बैंक के विविध रूप। मैंने कहा सहकारी कोऑपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक में बेसिक डिफरेंट होता है, एक अंतर होता है। आज हम बात करेंगे कि बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारियां बैंक उधार देता है। हमेशा ना, एक बार रिपीट करता हूं, बैंक उधार देता है। बैंक द्वारा हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब बैंक उधार देता है तो दो चीज होती है। एक सामान्य क्षेत्र में और दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र में उधार।
ये दो सेक्टर में उधार देती है। बैंक सामान्य क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर है। इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर है। मतलब बैंक जितना चाहे उधार दे ले, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र की यदि बात करेंगे, इस क्षेत्र में उधार देना अनिवार्य है। प्राथमिक क्षेत्र में उधार देना हमेशा ध्यान दो, यह प्राथमिक क्षेत्र है। प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें, यहां उधार देना अनिवार्य है। पर कौन कौन से विषय आते हैं इस प्राथमिक क्षेत्र में? कृषि, कमजोर वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, निर्यात। जब इस विषय की बात करेंगे हम लोग, विषय में सबसे पहले कृषि, कमजोर वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, निर्यात। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मतलब कृषि, कमजोर वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, हम निर्यात की बात करें। आवास, सेल्फ हेल्प ग्रुप, शिक्षा और अल्पसंख्यक समुदाय। आवास, ग्रुप, शिक्षा, हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, हम माइनॉरिटी की बात करें, कृषि प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर उद्योग, अक्षय ऊर्जा। कृषि, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात करें, हम अक्षय ऊर्जा की बात करें और सॉफ्टवेयर उद्योग की बात करें। एक बात ध्यान दो इस बात को, जब बैंक उधार देता है तो दो क्षेत्रों में, एक सामान्य क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र क्या होता है? हमेशा इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उधार देना अनिवार्य है। तो प्रश्न ये उठा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? यदि हम विषय की बात करें तो कृषि, देखो, कमजोर वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, निर्यात। आवास, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एजुकेशन, अल्पसंख्यक समुदाय। कृषि प्रसंस्करण, अक्षय ऊर्जा और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उद्योग, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली जो उधारियां हैं इन दो क्षेत्रों में, एक है सामान्य क्षेत्र में और दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र में। अब एक प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र की सीमा क्या है? मतलब हम कितना उधार दिया जाएगा? प्राथमिक यदि क्षेत्र की हम बात करें तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें
तो प्राथमिक क्षेत्र की सीमा। सीमा की बात करें, हमेशा ये का 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंक और घरेलू बैंक। शाखा वाली विदेशी बैंक और घरेलू बैंक की बात करें, यदि ये उधार देंगी तो 40% प्राथमिक क्षेत्र में उधार देंगी। हमेशा ध्यान दो, ये जब उधार देंगी तो 40% देती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में उधार देती हैं। इस 40% में 18% कृषि क्षेत्र, 10% कमजोर वर्ग। 18% कृषि क्षेत्र, 10% कमजोर वर्ग को उधार देना अनिवार्य है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा? 20 से अधिक शाखा वाली विदेशी और घरेलू बैंक, मतलब 20 से अधिक शाखा वाले जो विदेशी बैंक और घरेलू बैंक है, ये उधार तो देती हैं, 40% प्राथमिक क्षेत्र में देती है, जिसमें 18% एग्रीकल्चर सेक्टर में, 10% कमजोर वर्ग को देती है। उधार देना अनिवार्य है। टोटल 28 हो गया, बचा 12%। अब 12% किसी को भी दे दें, मतलब जो 40% उधार देती है, इसमें 18% देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को और 10% देंगे वीकर सेक्शंस को, कमजोर वर्ग को। बचा 12%। ये जो 12% उधार देती हैं वो किसी को भी दे सकती हैं। हमेशा ध्यान देना इस बात को। लेकिन ये कहा जाए, ये फिक्स है, शेष राशि अपने विवेक के अनुसार देंगे। हाँ, ध्यान देना इस बात को। छोड़िए, मान लिया जाए कोई बैंक 100 रुपये उधार देता है, तो 100 रुपये में वह 40 रुपया प्राइमरी सेक्टर को देगा, मतलब 40 रुपया प्राथमिक क्षेत्र में देगा वो। अब प्राथमिक क्षेत्र में ये विषय आते हैं: कृषि, कमजोर वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, एक्सपोर्ट, आवास, ये सब कुछ आते हैं 40% में। अब 40% में ये उठा कि जो कोई विदेशी बैंक है जिसकी 20 से अधिक शाखाएं हैं, तो 20 से अधिक शाखाओं वाली विदेशी बैंक और घरेलू बैंक 40% प्राथमिक क्षेत्र में देगी। उसका 18% कृषि क्षेत्र और 10% कमजोर वर्ग को उधार देना अनिवार्य है। शेष राशि अपने विवेकानुसार देना होता है। बात हमेशा ध्यान दो। लेकिन 20 से कम शाखा वाली विदेशी बैंक है, मान लिया जाए 20 से वाली बीस से कम शाखा वाली यदि विदेशी बैंक है, तो हमेशा न्यूनतम 32% क्या करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में उधार देंगे।
जिसमें 12% निर्यात और 10% लघु उद्योग। ये क्या करेंगी, न्यूनतम 32% प्राथमिक क्षेत्र में उधार देते हैं। ये एक प्रायोरिटी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, ध्यान दें इस बात को। 40% देती है प्राथमिक क्षेत्र में, और 20 से कम साकार यदि कोई विदेशी बैंक है तो न्यूनतम 32% देंगी, प्राथमिक क्षेत्र में उधार देती हैं। न्यूनतम 32% वो देती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में उधार देती हैं। वो यहां न्यूनतम शब्द है, वो जितना ज्यादा बढ़ा लें। यहां देना है न्यूनतम 40% प्राथमिक क्षेत्र में देना है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, उनको 12% देना है एक्सपोर्ट को और 10% देना है लघु उद्योग को। ये रूल है जब बैंक उधार देता है तो। पर एक प्रश्न उठा, यदि घरेलू बैंक निर्धारित कोटे को पूरा नहीं करते हैं तो शेष राशि नाबार्ड के तहत गठित आरआईडीएफ में जमा हो जाएगा। हमेशा यह कहा जाए कि यदि घरेलू बैंक कोटा नहीं करती है तो शेष राशि हमेशा ध्यान दो, ये जो डोमेस्टिक बैंक है वो कोटा पूरा नहीं करती है तो शेष राशि नाबार्ड के तहत गठित, नाबार्ड के तहत गठित आरआईडीएफ में जमा हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, जैसे मान लिया जाए कि घरेलू बैंक के लिए फिक्स है कि आपको 40% देना है प्राथमिक क्षेत्र में, पर दुर्भाग्य से कितना दिए, वो केवल 35% दिए प्राथमिक क्षेत्र में, तो बचा कितना, 5%। ये जो 5% राशि है ये कहां जमा हो जाएगा, आरआईडीएफ में। आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो, आरआईडीएफ में जमा हो जाएगा। आरआईडीएफ का मतलब होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम फंड कहते हैं इसे। अब देखो, आप मान लिया जाए यदि विदेशी बैंक कोटा पूरा नहीं करते हैं हमेशा, यदि विदेशी बैंक कोटा पूरा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो शेष राशि सिडबी के तहत गठित एसआईडीएफ में जमा हो जाता है। में जमा हो जाता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, मान लिया जाए कोई विदेशी बैंक है, वो कोटा पूरा नहीं करता है, और विदेशी बैंक का कोटा कितना है, देखो आप, इनका कोटा 32% है, और घरेलू बैंक तथा 20 से अधिक शाखा वाली विदेशी बैंक का कोटा कितना है, 40%। यदि ये अपने कोटे को पूरा नहीं करते हैं तो शेष राशि नाबार्ड के तहत गठित आरआईडीएफ
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। पर यदि विदेशी बैंक अपने कोटे को पूरा नहीं करते हैं, उनका कोटा कितना है 32%, यदि वो अपने कोटे को पूरा नहीं करते हैं तो शेष राशि सिडबी के तहत गठित एसआईडीएफ क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट हम फंड की बात करें, एसआईडीएफ में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। एसआईडीएफ का मतलब क्या होता है, एसआईडीएफ का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड इसे कहते हैं, उसमें जमा हो जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये रूल है। पर जब बैंक उधार देता है ना, तो दो तरह की उधारियां होती हैं, एक परफॉर्मेंस, एक नॉन परफॉर्मेंस। हमेशा जब बैंक उधार देता है तो बैंक द्वारा दिया गया उधार एक होता परफॉर्मेंस बेस परफॉर्मेंस और दूसरा नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। परफॉर्मेंस एसेट्स एसेट्स और दूसरा होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। नॉन हम एसेट्स की बात करें, इसे कहते हैं बैंक निष्पादन परिसंपत्ति। निष्पादन परिसंपत्ति कहते हैं इसे, इसे कहते हैं गैर निष्पादन परिसंपत्ति। हमेशा ध्यान दो इस बात को, परफॉर्मेंस एसिड्स होता है और नॉन परफॉर्मेंस एसिड्स होता है। परफॉर्मेंस एसिड्स क्या है, ऐसी उधारियां जो ब्याज के साथ वापस आ जाए। जो ब्याज के साथ वापस आ जाए। हमेशा हम उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने क्या किया, जैसे एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या होता है, अच्छे अंक पाना और सफल होना। इसी तरह बैंक का भी परफॉर्मेंस होता है। और जब बैंक उधार देता है तो ध्यान दो, यदि बैंक उधार दिया, उधारियां वापस हो गई विथ इंटरेस्ट, तो परफॉर्मेंस एसेट्स। पर नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स क्या है, निर्धारित अवधि तक मूलधन ब्याज की प्राप्ति न हो। इसको कहते हैं निर्धारित अवधि तक मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति न हो, उसे कहते हैं एनपीएच कहते हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसिड्स कहते हैं। अब दो चीज होती है, समांतर देखा जाए 90 दिन के अंदर मूलधन ब्याज की प्राप्ति न हो, और कृषि क्षेत्र में 2 फसलों तक, इसका अवधि क्या है, 90 दिन के अंदर। मूलधन एवं
प्राप्ति न हो तथा कृषि क्षेत्रों में दो फसलों तक, ये बात हमेशा ध्यान इस बात को, एक होता परफॉर्मेंस एसिड्स, निष्पादन परिसंपत्ति, ऐसी परिसंपत्तियां जो ब्याज के साथ वापस आ जाए। दूसरा एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसिड्स, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति, निर्धारित अवधि तक मूलधन ब्याज की प्राप्ति न हो, 90 दिन के अंदर मूलधन ब्याज की प्राप्ति न हो तथा कृषि क्षेत्रों में 2 फसलों तक इसकी वापसी न हो, उसे कहते हैं बैंक द्वारा दिया गया उधार। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, जो बैंक द्वारा दिया गया उधार है, हमने ये कहा था चीजें, लेकिन प्रश्न ये उठा, एनपीएच बैंक का लगातार बढ़ता जा रहा है। एनपीएच का मतलब ये है कि बैंक ने उधार दिया, वो वापस ना हो, ना तो मूलधन की वापसी हो और ना तो ब्याज की वापसी हो, हम उसे कहते हैं एनपीएच, नॉन परफॉर्मेंस एसिड्स कहते हैं उसे। पर ध्यान देना इस बात को, एनपीएच क्यों बढ़ता है, एनपीएच के बढ़ने का कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जिससे एनपीएच बढ़ता है। इस समय भारत के अधिकांश बैंक एनपीएच से परेशान है कि बैंक उधार तो देता है पर उनका उधार वापस नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन है, एनपीएच बढ़ क्यों रहा है। अब सोचो आप, एनपीएच बढ़ने का कारण क्या है। देखा जाए, बैंकों का एनपीएच जो है बढ़ रहा है। अब सोचो आप, क्या कारण है, आखिर एनपीएच क्यों बढ़ रहा है। पहला कारण यह है आधारभूत संरचना के विकास में विलंब हो जाना। आधारभूत संरचना के में विलंब हो जाना। ये पहला फैक्टर है। बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में उधार देता है पर उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी विलंब हो जाता है, और जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक बैंक का पैसा वापस नहीं हो पाएगा। जैसे बैंक ने हाईवे के निर्माण के लिए पैसा दिया, अरबों हजारों करोड़ रुपया दिया, पर दुर्भाग्य से क्या हुआ, हाईवे के निर्माण में देरी हो गई, और जब तक हाईवे का निर्माण नहीं हो पाएगा तब तक बैंक का पैसा वापस नहीं हो पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में विलंब हो जाना एक बड़ा सा फैक्टर है। दूसरा ही देखा जाए, ब्याज दर में अचानक वृद्धि, दर में हम अचानक वृद्धि की बात करें, हम तीसरी चीज बात करते हैं, आर्थिक मंदी के कारण निर्यातित इकाइयों को पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। हमेशा आर्थिक मंदी के कारण निर्यात इकाइयां पैसा वापस नहीं कर पाती हैं।
कोरोना महामारी, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन। हमेशा जान लो इस बात को। अगली चीज देखा जाए, राजनीतिक कारक भी है। हमेशा ये कारण है, देखो आप, मैंने क्या कहा, बैंकों का जो एनपीएच है बढ़ रहा है। जो बैंकों के एनपीएच बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में विलंब हो जाना एक बड़ा सा फैक्टर है। दूसरा, ब्याज दर में अचानक वृद्धि। जब ब्याज दर बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो कंपनियां ब्याज को वापस नहीं कर पाती, और जब नहीं कर पाएंगी तो स्वाभाविक है बैंक एनपीएच बढ़ जाएगा। तीसरी चीज, आर्थिक मंदी के कारण निर्यात इकाइयां पैसा वापस नहीं कर पाती। जब रिसेशन आता है तो ये जो कंपनियां हैं पैसा वापस कर ही नहीं पाती हैं और बैंक एनपीएच में चला जाता है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हुआ तो सारे उद्योग बंद हो गए, उद्योग घाटे में चले गए। इससे उद्योगों ने बैंक का पैसा वापस करने से कुछ समय के लिए मना कर दिया। आम जनता की नौकरियां चली गई, तो बैंक की जो किस्त थी वो भी भरने में आम जनता को परेशानी होने लगी। अब देखो, आप पॉलिटिकल फैक्टर कौन से है? एक राजनीतिक हम कारक की बात करें, अक्सर देखा होगा कई बार गवर्नमेंट योजनाएं चलाती हैं उधार देने की प्रक्रिया। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, उधारियों को माफ कर देती है। जब उधारियों को माफ कर दिया जाता है तो बैंक का मूलधन और ब्याज वापस नहीं हो पाता, बैंक का एनपीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। कई बार राजनीतिक पहुंच के कारण क्या होता है, राजनीतिक पहुंच के कारण बड़े लोग बैंक से उधार ले लेते हैं, वापस नहीं करते, बैंक का एनपीएच बढ़ जाता है। अब सोचो जरा, एनपीएच बढ़ने का परिणाम क्या होगा? यदि एनपीएच बढ़ गया तो उसका प्रभाव क्या होगा? हमें से ध्यान इस बात को, बढ़ने का प्रभाव क्या होगा? नॉन परफॉर्मेंस बढ़ने का प्रभाव, नंबर 1, बैंक के पास तरलता में कमी आ जाती है। बैंक के पास हमेशा ध्यान दो इस बात को, बैंक के पास जो लिक्विडिटी है उसमें कमी आ जाती है। और जब लिक्विडिटी कमी आ जाए तो बैंक उधार देने से बचने की कोशिश करेगा, कमी आ जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा कि बैंक उधार देने से बचने की कोशिश करेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहला पॉइंट। दूसरी चीज देखा जाए, बैंक नैरो बैंक में रूपांतरित होने की कोशिश करते हैं। बैंक नैरो बैंक में रूपांतरित हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा,
बैंक के पास तरलता में कमी आ जाती है और बैंक उधार देने से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि पैसा रहेगा तब तो उधार देगा। बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो बैंक उधार देने से बचने की कोशिश करेगा। दूसरा, जितनी भी बैंक है वो नैरो बैंक में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। नैरो बैंक का मतलब, सिंपल चीजें, नैरो बैंक का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र में उधार देना जहां रिस्क कम हो, जोखिम रहित क्षेत्रों में उधार देने वाले बैंक को नैरो बैंक कहा जाता है। अगले देखो आप, प्रोविजनिंग हेतु संसाधनों की ज्यादा जरूरत बढ़ जाती है। नंबर 3, प्रोविजनिंग हेतु संसाधनों की जरूरत ज्यादा होती है। हमेशा अंत में हम बात करें, एनपीए बढ़ने से बैंक के बाजार मूल्य में गिरावट आने लगती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने का प्रभाव, बैंक के पास तरलता में कमी आ जाती है और बैंक उधार देने से बचने की कोशिश करेगा। दूसरे, बैंक जो है नैरो बैंक में रूपांतरित होने की कोशिश करते हैं। तीसरा, प्रोविजनिंग हेतु क्या होगा, संसाधनों की जरूरत ज्यादा होती है। प्रोविजनिंग क्या है, प्रोविजनिंग राशि होती है जो विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए बैंक के पास होती है। हमेशा हम उसे कहते हैं प्रोविजनिंग। देखो आप, और अगली चीज, एनपीएस बढ़ने से बैंक के बाजार मूल्य में गिरावट आने लगती है, क्योंकि जब बैंक का एनपीएस बढ़ता है ना तो बैंक की रेटिंग गिरने लगती है, और जब बैंक की रेटिंग गिरेगी तो स्वाभाविक है बैंक के शेयर की बिकवाली शुरू हो जाएगी, तो उसका शेयर मूल्य क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। एनपीएस, प्रश्न ये उठा, एनपीएस को दूर करने का उपाय क्या है? हम उपाय की बात करें, कैसे एनपीएस को दूर किया जाएगा? पहले चीज देखो आप, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण। देखो, पहली चीज, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का गठन होता है। दूसरा, सरफेसी अधिनियम है। नंबर 2, एक बात ध्यान दो इस बात को, यह जो सरफेसी अधिनियम है इसमें है क्या, एनपीएस की स्थिति में 75% कर्ज देने वाले बैंक ये वित्तीय से उधार देने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। एनपीएस की स्थिति में
75% तक उधार देने वाले बैंक या वित्तीय संस्था की बात करें हम लोग, हमेशा एनपीएस की स्थिति में 75% तक उधार देने वाले बैंक या वित्तीय संस्था उधार लेने वाले के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। उधार लेने वाले के विरुद्ध ये बात हमेशा ध्यान दो, हम सरफेसी अधिनियम की बात करें। दूसरी चीज देखा जाए, 60 दिन के अंदर उधार चुकाने के लिए डिफॉल्ट की नोटिस जारी कर सकते हैं। अंदर डिफॉल्ट की नोटिस हमेशा ध्यान दो इस बात को। और तीसरी चीज बात, हम उधार लेने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जमानत की राशि को जब्त कर सकते हैं। उधार लेने वाले के विरुद्ध कर सकते हैं, जैसे जमानत की राशि को जब्त कर सकते हैं, संस्था के मैनेजमेंट पर नियंत्रण स्थापित, जैसे जमानत की राशि को जब्त, संस्था के मैनेजमेंट पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। देखो आप, और तीसरी चीज कहा जाए, संस्था के संचालन की जिम्मेदारी किसी को सौंप सकते हैं। कि एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, 3 बातें, जमानत की राशि को जब्त कर सकते हैं। नंबर 2, संस्था के मैनेजमेंट पर नियंत्रण कर सकते हैं। नंबर 3, संस्था के संचालन की जिम्मेदारी किसी को सौंप सकते हैं। एक बड़ा सही तो ये है। अब ध्यान देने इस बात को। फिर एक प्रश्न, सरफेसी अधिनियम के साथ एक मुफ्त निपटान हम प्रणाली की बात करें। वन टाइम सेटलमेंट हम सिस्टम की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें क्या होगा कि भाई ठीक है, एक बार आप मुझे पेमेंट कर दो, जो पेमेंट करना कर दो, हम मामले को रफा दफा करते हैं।
हमेशा ध्यान दो, एनपीएस को दूर कैसे किया जाए। ऋण वसूली, हम न्यायाधिकरण की बात करें, हम सरफेसी अधिनियम की बात करें, एक मुश्त निपटान प्रणाली, वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम की बात करें, ये सारे सिस्टम जो है ये कहा जाता है कि एनपीएच की समस्या को सॉल्व करने के लिए लाया गया, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बात ध्यान देना इस बात को, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और निश्चय के रेफरल कोड का यूज करते हो तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।